मेरे ससुराल में एक रिवाज थी कि शादी के बाद पहली रात दुल्हन को अपने जेठ जी के साथ गुजारनी पड़ती थी। मेरे पति और 5 भाई थे। जब मेरी शादी हुई तो मुझे अपने पति की बजाय अपने जेठ जी के साथ रात बिताने के लिए भेज दिया। जैसे ही मैं जेठ जी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि उनके तो दोस्तों, मेरा नाम राशि है। मेरा जन्म एक छोटे से परिवार में हुआ था, जहाँ पर मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरे माता पिता, हम 4 लोग ही रहते थे। हम लोग अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जी रहे थे। धन दौलत की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी एक सरकारी नौकरी करते थे, जिस वजह से उनकी सैलरी अच्छी होने की वजह से हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता था। अब मेरे पिताजी एक सरकारी नौकरी वाले थे, तो उनकी ये डिमांड थी कि उनके बच्चे भी सरकारी नौकरी ही करें। इसलिए वह मुझे और मेरे भैया को काफ़ी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। हमें बड़े से बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया गया था कि हम जल्दी से जल्दी एक सरकारी नौकरी को हासिल कर लें। जब बात पढ़ाई लिखाई की आती तो मेरे पिताजी हम लोगों को कुछ भी नहीं कहते और हम लोगों के ऊपर खूब खर्चा भी कर रहे थे। पापा ने तो बस जिद ही पकड़ रखी थी कि जिस तरह मैंने मेहनत करके एक सरकारी नौकरी हासिल की है, उसी तरह मेरे बच्चे भी सरकारी नौकरी हासिल करें। दरअसल मेरे भैया पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा होशियार नहीं थे और उनकी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि भी नहीं थी। इसलिए वह आए दिन पिताजी की डांट सुनते रहते थे। हर रोज़ पिताजी की डांट की वजह से वह एकदम चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। एक रोज़ जब मैं, भैया और माँ बैठे थे तो उन्होंने माँ से कहा कि आप पिताजी को समझा लीजिए, वह मुझे आए दिन ऐसे सबके सामने डांटते रहते हैं, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों के सामने भी मेरी बेइज्जती कर देते हैं। मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं है, मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या बुरा कर रहा हूँ। अब ज़रूरी थोड़ी है कि जिस तरह का दिमाग पिताजी का है उसी तरह हम लोगों का भी हो। अब मेरी बहन को पढ़ाई लिखाई में रुचि है तो वह पढ़ाई लिखाई कर रही है, लेकिन मुझे नहीं है, तो इसमें जोर ज़बरदस्ती वाली कौन सी बात है। तभी माँ ने मेरे भैया को समझाया कि बेटा, तुम्हारे पिताजी का स्वभाव ऐसा ही है। वह सिर्फ ऊपर से ही कठोर दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल वाले हैं। वह तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं और भला वह तुम्हारे बाप हैं। अगर डांट भी देते हैं तो इसमें कौन सी बुरा मानने वाली बात है। तभी भैया ने कहा कि अकेले में डांटें तो सही है, लेकिन सब दोस्तों के सामने मुझे बुरा भला बोल देते हैं, यहाँ तक कि मुझे निकम्मा, निठल्ला तक बोल देते हैं। वह तो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। उसका क्या? तभी माँ ने कहा कि बेटा, वह सिर्फ तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने आज की फिक्र है, लेकिन उन्हें तुम्हारे कल की भी फिक्र है। वो नहीं चाहते कि कल को तुम किसी भी तरह से किसी भी आर्थिक तंगी का सामना करो। इसलिए वह तुम्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं ताकि तुम अब थोड़ी बहुत मेहनत करके एक अच्छी नौकरी हासिल कर लो, तो कल को तुम्हारी शादी के बाद तुम अपने बीवी बच्चों का खर्चा भी अच्छे से निकाल सको और कल को तुम्हें किसी के आगे हाथ भी ना फैलाना पड़े। इसलिए वह तुम लोगों के साथ ऐसा करते हैं, बाकी उनका कोई भी इरादा नहीं है। तभी मेरे भैया ने कहा कि हम लोगों के पास जमीन जायदाद भी तो है और पिताजी का कारोबार भी तो चलता है, और अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने खुद के दम पर, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप पिताजी से कह दीजिए कि मुझे किसी भी तरह से पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम लोगों की यह बात पिताजी दूर खड़े सुन रहे थे। तभी उन्होंने हम लोगों के पास आकर कहा कि तुम बात तो ठीक कर रहे हो, मैं ही तुम लोगों के साथ जबरदस्ती करता हूँ। अगर तू अपने पैरों पर खुद के दम पर कुछ करना चाहता है तो मुझे तुझे इस तरह से प्रेशर में नहीं डालना चाहिए। अब बता, तुझे किस चीज़ में रुचि है। तभी भैया ने कहा कि मेरे को एक फैक्ट्री शुरू करनी है, वह भी कपड़ों की। मुझे कपड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और हमेशा से ही मैं इस काम को करना चाहता था। आप मुझे बस एक अच्छा सा कारोबार शुरू करवा दीजिए, उस कारोबार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। दरअसल मेरे भाई अब बच्चे नहीं रहे थे, वो जवान भी हो चुके थे और वह सब कुछ संभाल सकते थे।
इतने काबिल तो वह थे ही, इसलिए पिताजी ने कुछ इन्वेस्टमेंट करके भैया को एक फैक्ट्री खुलवा दी। अब भैया दिन रात मेहनत करने लगे और अपनी फैक्ट्री के काम को आगे बढ़ाने लगे। धीरे धीरे करके उन्होंने एक फैक्ट्री से दो फैक्ट्री कब बना ली, पता ही नहीं चला। अब पिताजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक रोज वो कहने लगे कि अगर मैं इसके साथ ऐसे ही जोर जबरदस्ती करता रहता तो यह आए दिन बस अपने स्वभाव में ही परिवर्तन लाता, ना कुछ कर पाता ना ही कुछ और। अब ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और कुछ ना कुछ अपना शुरू कर लिया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब तो मुझे सिर्फ पढ़ाई लिखाई में रुचि थी, इसलिए मैं तो पढ़ाई लिखाई कर रही थी। अब मेरा कॉलेज पूरा हो चुका था, तो मुझे नौकरी की तैयारी करने के लिए किसी दूसरे शहर जाना था। दरअसल हम लोग जिस शहर में रहते थे वहाँ पर इंस्टीट्यूट तो थे, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे और उनके अंदर आए दिन बुरी खबरें भी आती रहती थीं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बच्चों पर गौर नहीं किया जाता था। इसलिए लड़के और लड़कियाँ अपनी हरकतें करते रहते थे। इसलिए पिताजी ने कहा कि यहाँ पर तो कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर हम तुझे भेज सकें, इसलिए तुम कोई दूसरे शहर चली जा। कम से कम पढ़ाई के लिए तुझे अच्छा इंस्टीट्यूट तो मिल जाएगा, हम लोगों की चिंता तो खत्म होगी। तभी पिताजी का एक दोस्त जो जयपुर में रहता था, उसका खुद का एक इंस्टीट्यूट था। पिताजी ने उसे फ़ोन किया तो उसने बताया कि हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट में काफ़ी सीटें खाली हैं। अगर तुम्हारी लड़की यहाँ पर आकर पढ़ाई करना चाहती है तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। पिताजी ने कहा कि हम लोगों की सारी चिंता दूर हो गई। अब हमारी राशि अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएगी, क्योंकि हमारे घर जैसे ही माहौल उसे वहाँ पर मिलेगा। दरअसल वह मेरे बचपन का दोस्त है और हमारी राशि का खूब ख्याल भी रखेगा और इसके पढ़ाई लिखाई में भी प्रॉपर ध्यान देगा। तभी पिताजी मुझे जयपुर छोड़कर वापस आ गए। वहाँ जाने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मुझे तो बार बार घर की याद आ रही थी, लेकिन अब अगर पढ़ाई करनी है तो मुझे यहाँ पर रहना ही था। इसलिए मैं वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई के दौरान मुझे आर्यन नाम के लड़के से दोस्ती हो गई। वह मेरी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मदद करता था। जहाँ पर मुझे किसी भी तरह की दिक्कत होती थी तो वह मेरी मदद कर दिया करता था। उस अनजान शहर में मुझे इतना चाहने वाला कोई नहीं मिला था। हाँ, मेरी काफ़ी सहेलियाँ तो थीं, लेकिन वह तो सिर्फ इंस्टीट्यूट के टाइम ही थीं, उसके बाद उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती थी। लेकिन आर्यन मेरा हर तरह से ख़्याल रखता था। अगर रात को मेरी तबीयत ख़राब हो जाती या किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती तो आर्यन मेरे पास मौजूद होता। मुझे किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं देता था। उसकी इसी अदा पर तो मेरा उस पर दिल आ गया था। अब आर्यन मुझे इतनी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा था, इतना प्यार दे रहा था, तो मुझे आर्यन अपने जीवन साथी के रूप में चुनना ज़्यादा बुरा नहीं लगा। मैंने आर्यन से अपने दिल की बात बोली। तभी आर्यन ने मुझसे कहा कि मैं भी तो कितने दिनों से तुमको चाह रहा था, लेकिन तुमसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो, इसलिए मैं अपनी दोस्ती को ही ना खो दूं। इसलिए मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अब आर्यन और हम एक दूसरे को डेट करने लगे और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। अब आर्यन के साथ समय बिताने के चक्कर में मैं पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी और मेरी परीक्षा भी नज़दीक आ रही थी। एक रोज़ जब मैं बैठी थी तो मेरे पिताजी का फ़ोन आया और वह कहने लगे कि बेटी, तुम्हारी परीक्षा के कुछ ही दिन बाकी रहे हैं, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई का प्रॉपर ध्यान रख कर, हम लोगों को उम्मीद है कि तुम इस बार सरकारी नौकरी को हासिल कर ही लोगी। तभी पिताजी से बात करने के बाद मुझे अपनी नौकरी की चिंता सताने लगी, क्योंकि पिताजी ने कितनी उम्मीद के साथ मुझे यहाँ भेजा था और मैं तो यहाँ पर आकर पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल भी बेईमान हो गई हूँ। मुझे तो बस अब आर्यन के साथ घूमना फिरना, उसके साथ खाना पीना, उसके साथ सोना, इतना ही अच्छा लगता था। तभी मैंने आर्यन से कहा कि मुझे अब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है। तभी आर्यन ने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग अपने मिलने जुलने पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं और वैसे भी हम लोगों को तो उम्र भर साथ में ही रहना है। और आर्यन ने कहा कि अगर तुम नौकरी भी लग गई तुम्हारी, तो तुम्हें लव मैरिज करने से तुम्हारे पिताजी भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी होगी और मैं भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता हूँ ताकि मैं भी कुछ बन जाऊँ, तो हम लोगों की शादी में किसी भी तरह की कोई अड़चन ना आए। तभी मैं और आर्यन मन लगाकर पढ़ाई करने लगे और हम लोगों ने अपनी परीक्षा दे दी। परीक्षा के बाद अब मेरी छुट्टियां शुरू हो गई थीं।
तो पापा ने कहा कि अब तुम घर पर जाओ, अब वहाँ पर तुम्हारा कोई काम भी नहीं है। लेकिन मेरा आर्यन के बगैर वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगने वाला था। मैंने आर्यन से कहा कि मुझे वापस घर जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। तभी आर्यन ने कहा, एक बार नौकरी का रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आते ही मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूंगा, और वैसे भी कुछ दिनों से मैं तुम्हारे शहर आ जाया करूँगा, हम वहाँ पर भी मिल लेंगे। भला मेरा भी तुम्हारे बिना कहाँ मन लगने वाला है। खैर, मैंने और आर्यन ने काफ़ी बातें की और मैं वापस अपने रूम पर आ गई। रूम पर आकर मैंने देखा तो पिताजी वहाँ पर आए हुए थे मुझे लेने के लिए। मैंने अपनी पैकिंग की और पिताजी के साथ वापस अपने शहर आ गई। घर आकर सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इतने महीनों के बाद मैं वापस लौटी थी। अम्मा के हाथों का खाना, भैया के साथ मस्ती और पापा की अच्छी अच्छी बातें सुनकर मुझे खूब अच्छा लग रहा था। लेकिन इसी बीच मुझे आर्यन के भी बहुत याद आ रही थी। अब ऐसे ही दिन निकलते गए। काफ़ी दिनों के बाद मेरी नौकरी का रिजल्ट आने वाला था, इसलिए सब लोग काफ़ी उत्सुक थे। सब लोगों को बस यही उम्मीद थी कि मैं नौकरी लग ही जाएगी मेरी अब। दरअसल मैंने और आर्यन ने एक ही नौकरी का पेपर दिया था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई और पापा का भी गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि मेरा नौकरी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तभी पापा ने कहा कि तू इतने महीनों से वहाँ पर पढ़ रही है, क्या तुझे कुछ चीज़ों की भी समझ नहीं आ रही थी? अगर तुझे कोई दिक्कत हो रही थी तो तुम मुझे बोलती, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई व्यवस्था करता। तुम्हारे नंबर तो बिल्कुल ही कम आए हैं। तभी मैंने पिताजी से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हो गया, मैंने तो काफ़ी मेहनत की थी। तभी माँ ने पिताजी को समझाया कि एक बार में अगर इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कौन सा इसकी पूरी ज़िंदगी निकल गई, दूसरी बार फिर से प्रयास करेगी तो इसका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और भला पहली बार में अगर कोई नौकरी नहीं लगती है तो इस तरह से उसकी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। शायद माँ की बातें पिताजी को समझ में आ गईं और उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम दोबारा प्रयास करो, इस बार तो तेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, और अगर इस बार किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे बोलना। तभी पिताजी का शांत स्वभाव देखकर मुझे भी काफ़ी खुशी हुई। लेकिन मेरे इस दुख को कम करने के लिए मुझे एक सबसे बड़ी खुशखबरी मिल चुकी थी कि आर्यन की नौकरी में सिलेक्शन हो गया था। आर्यन ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैंने अपने परिवार वालों से तुम्हारे बारे में बात भी कर ली है। हम लोग कल ही तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तभी आर्यन ने हमारे शहर में किसी एक इंसान को ढूंढा जो मेरे पिताजी का खास मित्र था। उसे सारी बातें बताईं। उनके मित्र ने हम लोगों के प्यार को स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं आप लोगों के बीच बिचौला बनकर तुम्हारी शादी की बात करूंगा। तभी दूसरे दिन आर्यन उस आदमी के साथ अपने परिवार के लोगों के साथ हमारे घर पर आ गया। पिताजी को मेरे रिश्ते आने की खबर पहले दिन ही मिल गई थी, इसलिए पिताजी ने सारी तैयारियां कर लीं। पिताजी ने कहा कि अगर लड़का अच्छा होगा, हमें सब कुछ पसंद आ जाएगा, तो हम लोग राशि की शादी कर देंगे, और भला सरकारी नौकरी वाला लड़का है तो वह हमारी राशि को आगे पढ़ा भी लेगा। और इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, शादी के बाद ये फिर से प्रयास करेगी तो इसका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। इसलिए अब आर्यन के परिवार वाले हमारे घर पर आ चुके थे। आर्यन के माता पिता, आर्यन और उसके एक बड़े भैया हमारे घर पर आए। उन लोगों ने चाय नाश्ता किया और पिताजी ने पूछा कि आपका सिलेक्शन कब हुआ। तभी आर्यन ने कहा कि इस बार ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तभी पिताजी ने उससे पूछा कि तुम किस चीज़ की तैयारी करते हो। तो आर्यन ने कहा, जिस चीज़ की तैयारी राशि करती थी उसी की तैयारी मैं भी करता हूँ, और जिस इंस्टीट्यूट में राशि पढ़ती थी उसी में मैं पढ़ाई करता था। इस तरह बातें करने के बाद पापा को आर्यन का स्वभाव काफ़ी अच्छा लगा और आर्यन को ज़मीन जायदाद भी अच्छी आती थी और उसके परिवार वालों की सोच भी बहुत अच्छी थी। एक सरकारी नौकरी वाला लड़का मिलने से पिताजी को कोई भी आपत्ति नहीं हुई। अब हम लोगों का रिश्ता पक्का हो गया और शादी की भी डेट निकल गई। अब शादी के दिन काफ़ी कम रहे थे, इसलिए मेहमानों का ताना बाना शुरू हो गया। शादी के 2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि आर्यन के 4 भाई और हैं। आर्यन समेत वह 5 भाई हैं। मैंने आर्यन से कहा कि तुम्हारे बाकी भाइयों की शादी हो गई है क्या? तभी आर्यन ने कहा कि हाँ, मुझसे बड़े 3 भाइयों की शादी हो गई है। जो सबसे बड़े हैं
उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मेरे 3 भाभियाँ हैं। तभी मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी सबसे बड़े भैया की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? तभी आर्यन ने कहा कि वह सब शादी के बाद बताऊँगा। अब इस चीज़ का टाइम नहीं है। तुम अपनी शादी की तैयारियाँ करो। मुझे भी काफ़ी काम है। इस तरह आर्यन ने मेरी बात को टाल दिया। अभी शादी का दिन आ गया। बड़ी ही धूमधाम से मेरी और आर्यन की शादी हो गई और मेरी विदाई भी कर दी गई। मुझे अपने ससुराल वालों को पाकर काफ़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं अपने प्यार के साथ वहाँ पर गई थी। अम्मा पापा से बिछड़ने का भी तो गम था, लेकिन खैर मैंने अपने दिल को समझा लिया और अपने ससुराल में प्रवेश किया। मेरा गृह प्रवेश काफ़ी ज़ोरों शोरों से किया गया और काफ़ी धूम धड़ाके के साथ खुशियाँ मनाई जा रही थीं। अब खाना वगैरह खाकर रात के समय मुझे कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी ही देर बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि राशि बेटा, चलो मेरे साथ। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ पर लेकर जा रही हो? तभी मेरी सास ने कहा कि आर्यन ने तुझे कुछ बताया नहीं? तभी मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ समझी नहीं। इतने में आर्यन आ गया। वह कहने लगा कि दरअसल हमारे परिवार वालों की एक रिवाज है कि शादी की पहली रात हर दुल्हन को मेरे सबसे बड़े भैया के कमरे में रात गुजारनी पड़ती है। मेरी बाकी की 3 भाभियों ने भी मेरे भैया के कमरे में रात गुजारी थी। वह अपने अपने पति से दूसरे दिन ही मिल पाई थीं। पहली रात को तो उन्हें मेरे भैया के पास ही जाना पड़ता है। ये सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि यह रात तो एक पति पत्नी की रात होती है और मैं किसी गैर मर्द के पास कैसे गुजार सकती हूँ। मैंने आर्यन से कहा कि तुमने मुझे शादी से पहले यह सब बातें क्यों नहीं बताईं, और भला यह कैसी भद्दी रिवाज है? मुझे तो इस रिवाज को नहीं मानना। तभी आर्यन का मैंने ऐसा रूप देखा जो कभी भी नहीं देखा था। वह गुस्से से तिलमिला उठा और बोलने लगा कि सब घर वाले तुम्हें इतना बोल रहे हैं तो तुम बात मान क्यों नहीं लेती? अब यहाँ पर मेरी बात को समझने वाला कोई नहीं था, इसलिए आर्यन के गुस्से और बाकी सबके गुस्से से डरते हुए मैंने हामी भर दी। मेरी सास ने ले जाकर मुझे मेरे जेठ के कमरे में बैठा दिया। थोड़ी ही देर बाद मेरे जेठ कमरे में आए और उन्होंने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और कुंडी लगा दी, और वह एक ड्रॉर के पास जाकर उसमें से ना जाने क्या निकाल रहे थे। मेरा दिल तो बैठे जा रहा था। मैं पूरी तरह से घबरा चुकी थी और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। मुझे पता था कि मेरे जेठ मेरे साथ क्या करने वाले हैं। यह सब सोचकर ही मेरी तो जान निकली जा रही थी कि किसी गैर मर्द के साथ मैं वह सब कैसे कर पाऊंगी। जो सपने मैंने आर्यन के साथ करने को सोचे थे, वह सब तो चूर चूर हो चुके थे। मैं अपनी शादी की पहली रात को ही इतना परेशान और दुखी हो चुकी थी। मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था कि आर्यन ने मुझसे झूठ बोला और आज मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की। लेकिन अब जो मेरी किस्मत में लिखा था वही होने वाला था। मैं इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि मेरे जेठ ने अपने ड्रॉर से एक ताबीज़ निकाला और मेरे पास आकर कहने लगा कि लो बहू, यह ताबीज़ अपने बाजू पर बांध लो। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन डर के मारे मैंने वह ताबीज़ लिया और अपनी बाजू पर बांध लिया। उसके बाद मेरे जेठ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम घबराओ नहीं, जो तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरा काम खत्म हो चुका है, तुम आराम से यहाँ पर सो जाओ। मैं उधर बिस्तर लगाकर सो जाता हूँ। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर सोने के लिए मुझे भेजा गया है। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी, लेकिन पूरा माजरा तो अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। भला इसका क्या राज हो सकता है कि शादी की पहली रात को मेरे सबसे बड़े जेठ के कमरे में मुझे भेजा। उसके बाद मेरे जेठ ने मेरी ताबीज़ बांधा और सोने के लिए बोल दिया। ना तो उन्होंने मुझे छुआ, ना ही मुझे कुछ कहा, और अपनी बेटी की तरह ही वह मुझे ट्रीट कर रहे थे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में नई दुल्हनों के साथ ये सब क्या हो रहा है। अब मैं सो गई। मुझे नींद कहाँ आने वाली थी, लेकिन पूरी रात मैंने करवटें बदलते हुए निकाल दी। दूसरे दिन सवेरा होते ही मैंने जल्दी से स्नान किया और सब लोगों के लिए कुछ बनाया। उसके बाद मैं जब कमरे में गई तो वहाँ पर आर्यन बैठे थे। मैंने आर्यन से कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे सच सच जवाब दो मेरे सवालों का। तभी आर्यन ने कहा कि कल के गुस्से के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अभी पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तभी मैंने कहा कि यह सब क्या है जो कल रात हम लोगों के साथ हुआ। तभी आर्यन ने कहा कि दरअसल मेरे सबसे बड़े भैया एक आम आदमी नहीं हैं, वह एक किन्नर हैं, और हमारे परिवार के गुरुजी ने यह बोला हुआ है
कि जब भी इस घर में कोई नई बहू आएगी तो उसके कमरे में ही सुलाया जाएगा, ताकि उसकी सबसे पहले आँख खुले तो मेरे भैया के ही दर्शन करें। और मेरे भैया ने वह ताबीज़ इसलिए बना कर दिया था ताकि हमारे गुरुजी ने कहा था कि यह किन्नर के हाथों से कोई भी ताबीज़ बनवा ले और सवेरे उठते ही उसका चेहरा देख ले तो उसका पूरा जीवन खुशहाली से भरा रहता है। अब इसलिए हमारे भैया ने शादी भी नहीं की थी। तुम मुझसे शादी से पहले पूछ रही थी ना कि तुम्हारे भैया ने अब तक शादी क्यों नहीं की। इसीलिए उन्होंने शादी नहीं की और सबको उनके कमरे में इसलिए भेजा जाता है ताकि उनका खुशहाली भरा जीवन रहे। और जिस तरह हमारे घर के गुरुजी ने कहा था वैसी ही परंपरा आज तक चलती आ रही है। तभी मैंने आर्यन से कहा कि यह बात तो तुम मुझे कल रात को ही बता देते। तभी आर्यन ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, दरअसल मैं वैसे ही शादी की थकान की वजह से परेशान हो गया था, ऊपर से तुम इतना जिद कर रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया। अब सारा राज खुल चुका था। अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका था कि यह सब किस लिए था। मैं कुछ और ही सोच रही थी, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अब मेरे ससुराल वालों ने के बीच हम हमेशा खुशी खुशी रहने लगे और हमारा जीवन भी खुशहाली से निकलने लगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों इस तरह सच्ची और अच्छी कहानी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।